Hello friends, welcome back to my channel Pharmagyan, and today we will discuss about GMP history or how GMP came and why follow GMP. Friends, if you are new to my channel, please don't forget to like, share and subscribe my channel Pharmagyan. Let's continue the video. So Food and Drugs Act of 1906. GMPs are regulations issued by authority of the Federal Food, Drugs and Cosmetics Act. At the beginning of 20th century, there were no regulations to protect the public from dangerous products and technology was primitive. Ice was the main means of refrigeration, milk was unpasteurized, and chemical preservatives and toxic colors were uncontrolled. Medicines containing opium, morphine, heroin and cocaine were sold without restriction and labeling didn't indicate their presence. तो दोस्तों, जो फूड एंड ड्रग्स एक्ट 1906 था उसमें क्या था कि जो रेगुलेशंस इशूड हुए थे वो फेडरल फूड एंड ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट्स की तरफ से हुए थे और बिगनिंग जो 20th सेंचुरी की बिगनिंग थी उसमें कोई ऐसा रेगुलेशंस नहीं था जिसमें कि पब्लिक हेल्थ को डेंजरस प्रोडक्ट से प्रोटेक्ट किया जाए। उस टाइम पे क्या है, आइस जो बर्फ़ होती है वो रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ की जाती थी और दूध जो हम खाते हैं या यूज़ करते हैं वो भी अनपेस्चराइज्ड होता था। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स और टॉक्सिक कलर्स भी, उन पर भी कोई कंट्रोल नहीं था कैसे कितना यूज़ करना है मेडिसिन्स में या फिर फूड प्रोडक्ट्स में। मेडिसिन्स जो कि कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती थी जो ओपियम, मॉर्फिन, हेरोइन और कोकेन कंटेंट्स होते थे उसमें, और वो विदाउट रिस्ट्रिक्शन के सोल्ड आउट होती थी मेडिकल स्टोर्स पे या फिर जो भी जहाँ से आप दवाइयाँ परचेस करते हैं वहाँ पर, और लेबलिंग पर भी उनका कोई प्रेजेंस मेंशन नहीं होता था। In 1903, Harvey W. Wiley, a chemist with the U.S. Department of Agriculture and crusader for safe products, established a volunteer poison squad. The young men who joined him agreed to eat only foods treated with measured amounts of chemical preservatives, including borax, formaldehyde, and salicylic, sulfurous, and benzoic acids, to determine whether or not they were injurious to health. The poison squad became a national sensation and raised awareness regarding the need for food safety. तो दोस्तों 1903 में हार्वे डब्ल्यू वाइले एक केमिस्ट था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और उसका ही एक साथी, उन दोनों ने एक पॉइजन स्क्वाड को एस्टेब्लिश किया। वो पॉइजन स्क्वाड ऐसा था कि उसमें उन लोगों ने ऑथ या फिर शपथ ली कि हम जो भी मटेरियल जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं, बोरेक्स, फॉर्मल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, सल्फ्यूरस एंड बेंजोइक एसिड एक्सेट्रा जो भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए इंजरियस होते हैं, उनको हम कंज्यूम नहीं करेंगे। तो ऐसा उन्होंने एक स्क्वाड बनाया, एक कमेटी बनाई, उसमें वो लोग धीरे धीरे और भी लोग जुड़ते गए उसमें, और जो पॉइजन स्क्वाड है धीरे धीरे वो एक नेशनल सेंसेशन बन गया, मतलब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर भी वो पहुंच गया और सभी लोगों को धीरे धीरे उसका फूड सेफ्टी का पता चलने लग गया कि जो फूड्स हैं या मेडिसिन है उसमें क्या क्या केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल हो सकते हैं। In 1906, upon Sinclair published the Jungle Book, a graphic exposure of meat packing industry, public outcry resulting from filthy conditions described in this book pushed Congress to pass the Pure Food and Drugs Act of 1906. तो 1906 में क्या हुआ, एक बुक थी, सिनक्लेयर ने एक बुक पब्लिश की, द जंगल बुक। उसमें मीट पैकिंग इंडस्ट्री का एक फ़ोटो छपा हुआ था जिसपे फिल्दी कंडीशन, मतलब कि बहुत बेकार कंडीशन में जो फूड पैकेजिंग या मीट पैकेजिंग होती थी वो उसमें दर्शाया गया था। तो उसके बाद में गवर्नमेंट ने
एक प्योर फूड एंड ड्रग्स एक्ट ऑफ 1906 लागू किया है, लेकर आई। और इस जो एक्ट के अंदर, एक्ट ऑफ 1906 प्योर फूड एंड ड्रग्स एक्ट के अंदर कुछ ये पॉइंट्स हैं, जैसे दिस एक्ट प्रोहिबिटेड द इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ अनलॉफुल फूड एंड ड्रग्स अंडर पेनल्टी ऑफ सीजर ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड और प्रोसिक्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल पार्टीज। The basis of the law rested on the regulation of product labeling rather than pre-market approval. Drugs could not be sold in any other condition unless the specific variations from USP and national formulary standards were plainly stated on the label. The food law prohibited the addition of any ingredients that would substitute for the food, conceal, damage, pose a health hazard, or constitute a filthy or decomposed substance. Also, the food or drug label could not be false or misleading in any particular and presence. Amount of 11 dangerous ingredients including alcohol, heroin and cocaine had to be listed. And it allowed the government to take non-compliant companies to court but didn't allow for proactive compliance requirements. तो दोस्तों जो प्योर फूड एंड ड्रग्स एक्ट 1906 पब्लिश हुआ था इंडिया, जो भी गवर्नमेंट ने उसे लागू किया, तो उसमें कुछ पॉइंट्स मैं उसके बता रहा हूँ जो कि मेन थे। जैसे कि इस एक्ट में इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स को, जो कि अनलॉफुल है या फिर कानूनी वैध नहीं है, उन ड्रग्स का इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोहिबिट किया था। ड्रग्स कुड नॉट बी सोल्ड इन, और जो ड्रग्स सोल्ड होती थी वो एक स्पेसिफिक लेवलिंग के थ्रू सोल्ड होनी चाहिए, जैसे कि यूएसपी एंड नेशनल फॉर्मूलरी स्टैंडर्ड्स, जिस पर लेवल पर मेंशन हो कि यूएसपी या नेशनल फॉर्मूलरी स्टैंडर्ड्स की मेडिसिन से वो ही सोल्ड कर सकते हैं। जो भी मेडिसिन है उसमें कुछ भी एडिशन प्रोहिबिटेड था एक्सेप्ट इट्स फॉर्मुलेशन, जो कि उसके लेवल में या फिर उसके इंग्रेडिएंट्स है, उसके अलावा कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए फूड पर या फिर मेडिसिन पर। जो मेडिसिन है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, हेल्थ को कोई हाजार्डस नहीं होनी चाहिए, और डिकम्पोज सब्सटेंसेस भी नहीं होना चाहिए। और जो लेबल है वो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। और कुछ 11 डेंजरस इंग्रेडिएंट्स की उस पर लिस्टिंग होनी चाहिए मेडिसिन पे, अगर आपने यूज़ किया हुआ है तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे अल्कोहल अगर मेडिसिन में यूज़ होता है तो क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि लेबल पर अल्कोहल यूज्ड इन दिस मेडिसिन, हेरोइन, कोकेन और एटसेट्रा 11 जो इंग्रेडिएंट्स हैं डेंजरस इंग्रेडिएंट्स, अगर आप मेडिसिन में या फिर फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं तो वो लेबल पर मेंशन होना चाहिए। लेकिन इसने इस लॉ में या प्योर फूड एंड ड्रग्स जो लॉ एक्ट 1906 में आया था, उसमें गवर्नमेंट ने जो नॉन कंप्लाइंट कंपनीज है उनको कोर्ट तो ले जा सकती है, लेकिन उसमें कोई प्रोएक्टिव अप्रोच कंप्लायंस के अगेंस्ट में या कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट में नहीं थी। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ट्रेजेडीज़ जो हुई हैं जिसकी वजह से सीजीएमपी या फिर जीएमपी को कंपलसरी किया गया है। जैसे एलिक्सिर सल्फानिलामाइड 1937 में एक ट्रेजेडी हुई थी। तो सल्फानिलामाइड इज अ ड्रग यूज्ड टू ट्रीट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस एंड वाज प्रोड्यूस्ड इन पाउडर एंड टैबलेट फॉर्म। Because children often needed to take the drug for sore throats, the AC Massengill company developed a liquid form for the drug. They tested it for flavor, appearance and fragrance and found it acceptable. They sent it out 633 shipments in September of 1937. They soon found out the
they soon found out that many people who took this drug were dying terrible deaths of kidney failure and experiencing stoppage of urine, severe abdominal pain, nausea, vomiting, stupor and convulsions. Many of the victims were children. The chemist at Massengill had used a toxic chemical diethylene glycol to dissolve the solid sulfanilamide into a liquid. They used diethylene glycol, a chemical normally used as an antifreeze. At the time, there were no requirements for drugs to be tested for safety. Massengill, who only charged with a minor labeling infraction, calling the medicine an elixir when it had no alcohol in it. Massengill refused to take responsibility for the deaths, but the head chemist who developed the drug committed suicide. तो फ्रेंड्स, जो एलिक्सिर सल्फानिलामाइड 1937 की ट्रेजेडी हुई थी, उसमें क्या हुआ था, ये जो मेडिसिन है सल्फानिलामाइड वो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस को ठीक करने में यूज़ की जाती है, और पहले ये पाउडर और टैबलेट फॉर्म दोनों में अवेलेबल थी। फिर क्या हुआ, ऐसी मैसेंजिल एक कंपनी है जिसने इसके लिक्विड फॉर्म को डेवलप किया कितने बच्चों के लिए, और इन्होंने इसको टेस्ट किया फ्लेवर, अपीयरेंस और फ्रेगरेंस के लिए। फिर बाद में क्या हुआ कि ये जो मेडिसिन या फिर एलेक्सिर जो बच्चे लेते थे, तो उससे क्या हुआ कि बहुत से पेशेंट्स ऐसे थे जो किडनी फेलियर, एक्सपीरियंस स्टॉपेज इन यूरिन, सीवियर एब्डोमिनल पेन जिनको होता था, नोजिया होती थी, वॉमिटिंग, स्टूपर एंड कन्वल्सन्स, ये सब सारे सिम्टम्स उन पेशेंट्स को होते थे। और उनमें से कुछ विक्टिम्स, कुछ क्या मैक्सिमम विक्टिम्स चिल्ड्रन थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जो मैसेंजिल का केमिस्ट था वो लोग क्या यूज़ करते थे इसमें मेडिसिन को बनाने में, डाईइथाइलिन ग्लाइकोल, एक डिसोल्यूशन एजेंट है, या मतलब जो भी मेडिसिन वगैरह या फिर सॉलिड फॉर्म होता है उसको डिसोल्व करने के लिए इसको यूज़ किया था मेडिसिन को। तो जो डाईइथाइलिन ग्लाइकोल है वो केमिकली बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट था उसका, और ये जो एजेंट है नॉर्मली यूज टू एंटीफ्रीज के तौर पर हम यूज़ करते थे। और उस टाइम पे क्या था कि ऐसा कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं था ह्यूमन बॉडी सेफ्टी के लिए, या फिर जो भी ड्रग्स हम टेस्ट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो ह्यूमन बॉडी के लिए या फिर एनिमल बॉडीज़ पर उसकी सेफ्टी स्टडी की हुई हो। और जब ये ट्रेजेडी हुई तो मैसेंजिल ने क्लियरली मना कर दिया कि ये डिनाई कर दिया कि हमारी वजह से ये नहीं हुआ है। और जबकि मैसेंजिल का जो केमिस्ट जिसने मेडिसिन बनाई थी वो पर्सन सुसाइड कमिट कर चुका था। तो एक ये एलेक्सिर सल्फानिलामाइड ट्रेजेडी है। नेक्स्ट ट्रेजेडी हम देखते हैं, The Federal Food and Drugs and Cosmetics Act. In 1937, when this tragedy, elixir sulfanilamide 1937 occurred, the Senate had introduced a bill to overhaul the 1906 law, but congressional action had stalled. As a response to the tragedy, the Federal Food and Drugs and Cosmetics Act was passed in 1938. तो सल्फानिलामाइड की जो ट्रेजेडी है वो होने के बाद में फेडरल फूड एंड ड्रग्स कॉस्मेटिक्स एक्ट पास हुआ 1938 में। इट रिक्वायर्ड ड्रग मैन्युफैक्चरर्स सो डेट ए ड्रग इज सेफ बिफोर मार्केटिंग इट। और जो ये FDA ने जो गाइडलाइन या फिर जो एक्ट पब्लिश किया उसमें क्लियरली रिक्वायर्ड था कि कोई सी भी मेडिसिन को मार्केटिंग करने से पहले इसकी सेफ्टी स्टडी होनी चाहिए। Other provisions of the Act included cosmetics and therapeutic devices were regulated for the first time. Proof of fraud was no longer required to stop false claims of drugs. Poisonous substances in foods became regulated. Authority was granted to FDA to inspect factories. और other provisions जो इसमें इस एक्ट में इंक्लूड किए गए हैं, वो जो FDA इंस्पेक्टर्स हैं वो फैक्ट्रीज़ को या फिर कंपनी प्रीमाइसेस को या कंपनी को इंस्पेक्ट कर सकते हैं।
ये सबसे बड़ा पॉइंट ऐड किया था उस टाइम पर। द 1940s एंड 1950s। तो 1940s 50s में क्या हुआ वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक ट्रेजेडी हुई थी सल्फाथायाजोल टेबलेट्स की, सल्फर ड्रग जिसका हम नाम जानते हैं। नियरली 300 पीपल वर किल्ड और इंजर्ड बाय वन कंपनी सल्फाथायाजोल टेबलेट्स, ए ड्रग सल्फर ड्रग ट्रेंड विद द सेडेटिव phenobarbital. That incident caused FDA to revise manufacturing and quality control requirements drastically, leading to what would later be called as GMPs, Good Manufacturing Practices. ये जो सल्फाथायाजोल टेबलेट्स या सल्फर ड्रग की ट्रेजेडी हुई उससे FDA ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल की जो गाइडलाइंस है उनको चेंज किया और वो फिर GMPs कहलाने लगी। The Public Health Services Act passed in 1944 covered a broad spectrum of concerns, including regulation of biological products and control of communicable diseases. In 1955, Jonas Salk discovered a way to vaccinate against polio. Many manufacturers began making his polio vaccine. One company failed to inactivate the virus completely in a single load. About 60 individuals inoculated developed polio, and another 89 of the family members contracted polio from them. We vaccinate our children to prevent them from getting a disease and also a public health measure to protect society from the spread of disease. तो इसमें क्या हुआ, जोनास साल्क ने एक पोलियो वैक्सीन डेवलप की हुई थी उस टाइम पर, और वो पोलियो वैक्सीन को बहुत सी कंपनियां बनाने भी लग गई। उनमें से एक कंपनी जो वायरस होता है उसमें उसको इनएक्टिवेट करने में असफल हुई, जिससे क्या हुआ कि जो 60 इंडिविजुअल्स थे उनको पोलियो डेवलप हुआ और 89 ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स कॉन्ट्रैक्टेड आल्सो पोलियो फ्रॉम देम। द 1960s का अगर हम डिस्कस करें तो 1960s में क्या हुआ, थैलिडोमाइड वाज मार्केटेड इन यूरोप एज ए स्लीपिंग पिल एंड टू ट्रीट मॉर्निंग सिकनेस। थैलिडोमाइड यूरोप में मार्केट होती थी किस लिए, स्लीपिंग पिल के तौर पर और मॉर्निंग सिकनेस को ट्रीट करने के लिए। व्हेन रेगुलेटरी एजेंसीज हैव गेव परमिशन टू सेल द ड्रग फॉर दैट इंडिकेशन, दे हैड नो नॉलेज ऑफ इट्स सीरियस साइड इफेक्ट्स। और जब रेगुलेटरी एजेंसीज ने उस मेडिसिन को बेचने की परमिशन दी थी उस टाइम पर उस मेडिसिन का कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स के नॉलेज नहीं था कि ये सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इट टर्न्ड आउट टू बी टेराटोजेनिक, इट काज सीरियस डिफॉर्मिटीज इन डेवलपिंग फीटस। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती थी उनका जो डेवलपिंग फीटस होता था उसमें सीरियस डिफॉर्मिटीज मिली हैं, मतलब जो बेबी डेवलपमेंट होता है उसमें एक डेवलपमेंटल रिटार्डेशंस आई हैं। चिल्ड्रन हुज मदर्स टुक थैलिडोमाइड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर वर बोर्न विद सीवियरली डिफॉर्म आर्म्स एंड लेग्स। तो जिन बच्चों की माँओं ने या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये थैलिडोमाइड मेडिसिन ली थी वो बच्चे अपने हाथ और पैर में डिफॉर्मेशंस के साथ में पैदा हुए, मतलब किसी के हाथ ठीक नहीं थे तो किसी के हाथ ही नहीं थे, किसी के पैर ठीक नहीं थे, किसी के पैर आधे थे, तो ऐसे बच्चे पैदा हुए ये थैलिडोमाइड ट्रेजेडी की वजह से। एंड एस्टिमेटेड 10,000 केसेस ऑफ इन्फेंट डिफॉर्मिटीज इन यूरोप वर लिंक्ड टू थैलिडोमाइड यूज, और अप्रोक्सीमेट 10,000 केसेस ऐसे थे जो इन्फेंट डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा हुए थे यूरोप में। द 1970s, अब हम बात करेंगे 1970s में जो ट्रेजेडीज हुई हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द 1970s वर ए टर्निंग पॉइंट फॉर प्रोडक्ट रेगुलेशन। GMPs for drugs 21 CFR parts 210 and 211A and medical devices 21 CFR 820 were made final in 1978. तो 1978 में क्या हुआ
तो GMP मतलब 21 CFR 21 कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस पार्ट 210 एंड 211 और मेडिकल डिवाइसेस के लिए 21 CFR 820 फाइनल हुआ था 1978 में। They were intended to help ensure the safety and efficacy of all products. The regulations contain the minimum current good manufacturing practices for methods to be used in and the facilities or controls to be used for the manufacture, processing, packing or holding of a drug to assure that such drug meets the requirements of the Act as to safety and has the identity and strength and meets the quality and purity characteristics that it purports or its represented to possesses. GMP requirements for devices were intended to govern the methods used in the facilities and controls used for the design, manufacture, packaging, labeling, storage, installation and servicing of all finished medical devices intended for human use as described in the most recent revision. Good laboratory practices GLPs were made final in 1979. तो GLP गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस जो हम QC में यूज़ करते हैं या फिर माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरीज में, वो फाइनल हुई थी हमारी 1979 में। They are defined as follows: good laboratory practices for conducting non-clinical laboratory studies that support or are intended to support applications for research or marketing permits for products regulated by the Food and Drugs Administration, including food and color additives, animal food additives, human and animal drugs, medical devices for human use, biological products and electronic products. Compliance with the part is intended to assure the quality and integrity of the safety data filed. The 1980s and 1990s ट्रेजेडी, इसमें जो ट्रेजेडी हुई है वो एसिटामिनोफेन की वजह से हुई थी। द पॉइजन्ड एसिटामिनोफेन कैप्सूल्स इन 1982, 12-year-old Mary Kellerman told her parents that she felt like she had a cold. They gave her extra strength Tylenol acetaminophen capsule and within a few hours she died. 6 other people died in the tragic incident, including 3 members from the one family, 2 brothers and one of their wives, and a woman who just given birth to her 4th child. Johnson & Johnson announced a nationwide recall of 31 million bottles of Tylenol. Their investigation revealed that the criminal temperer, who has never been found or prosecuted, had opened up and laced some capsules with cyanide. तो जो एसिटामिनोफेन ट्रेजेडी है, इसमें क्या हुआ कि एक 12 साल की एक बच्ची थी मैरी केलरमैन, वो अपने पेरेंट्स को बोलती है कि उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, उस बच्ची को टाइलेनॉल एसिटामिनोफेन कैप्सूल दिया और उस कैप्सूल को देने के बाद में ही कुछ ही घंटों बाद में वो बच्ची मर गई। और ऐसे ही 6 और लोग 6 अदर पीपल्स भी मर गए इस टेरोजेनिक इंसिडेंट में, जिसमें 3 मेंबर्स सेम फैमिली के थे, जिसमें 2 ब्रदर्स और उनकी एक वाइफ और एक वुमेन भी इसी जिसने अपने बच्चों को जन्म दिया, उसके तुरंत बाद वो भी मर गई थी। जॉनसन एंड जॉनसन ने नेशन वाइड 31 मिलियन बोटल्स टाइलेनॉल का रिकॉल किया था उस टाइम पर। और जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें पता चला कि जो कैप्सूल्स की बोतल है उनको टेम्पर करके उसमें साइनाइड मिलाया गया था। तो वो जो पर्सन जिसने ये काम किया था वो तो मिल नहीं पाया उन लोगों को और उसका कोई प्रोसिक्यूशन भी नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद से जो हमारे जो भी कंटेनर्स आते हैं वो सब टेम्पर प्रूफ कंटेनर्स आते हैं।
मतलब कि जो भी अगर कोई बोतल हम परचेस करते हैं तो वो टेम्पर्ड होनी चाहिए, मतलब अगर किसी ने ओपन की तो पता चल जाता है कि ये ओपन की हुई है। तो टेम्पर रेजिस्टेंट या टेम्पर प्रूफ कंटेनर्स आजकल आने लग गए हैं मार्केट में। The company destroyed the 31 million bottles of the largest selling over-the-counter OTC medicine in the country. FDA issued tamper-resistant packaging regulations for all OTC human drug products and incorporated them into the CGMPs or GMPs. Congress passed the Federal Anti-Tampering Act in 1983, making it a crime to tamper with packaged consumer products. The acetaminophen tragedy had a major impact on the industry. Not only do we need to provide ongoing GMP training to all of our employees, making sure they are adequately and thoroughly trained and supervised, but now we worry about how murderers could use our products to harm the public. तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी थी उसने पूरी 31 मिलियन टेबलेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया रिकॉल करके, और एफडीए ने उसी टाइम पर टेम्पर रेजिस्टेंट पैकेजिंग रेगुलेशंस को रेगुलेट कर दिया, मतलब कि मार्केट में कंपलसरी कर दिया। और कांग्रेस पास द फेडरल एंटी टेम्परिंग एक्ट भी पास हुआ है 1983 में, उस टाइम पर कांग्रेस ने पास किया। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे एसिटामिनोफेन ट्रेजेडी है या फिर और भी है बहुत सारी ट्रेजेडी हुई, सल्फानिलामाइड हुई है, सल्फाथायाजोल है, बहुत सारी मैं ऐसी ट्रेजेडीज़ मैंने पहले आपको डिस्कस किया। इन सब ट्रेजेडीज़ को देखकर ही ये जीएमपी गाइडलाइंस, सीजीएमपी गाइडलाइंस इफेक्ट में आई हुई है। इन जो गाइडलाइंस हैं, इन गाइडलाइंस को फॉलो करके हम कुछ हद तक या फिर हो सकता है मैक्सिमम लेवल तक हम कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो हम मेडिसिन बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe my channel Pharma Gyan. Thank you.